एवरीवन, तो अब हम स्टडी करेंगे बफर सॉल्यूशन। व्हाट इज़ अ बफर सॉल्यूशन? अभी बफर सॉल्यूशन को आपको समझ के चलना एक तरीके से ऐसा सॉल्यूशन जो कि क्या करता हो, अपने पीएच को बदलने से रजिस्ट करता हो। मतलब क्या हो, पीएच को मेंटेन करके रखता है। जिसको पहले पीएच था उसको बाद में मेंटेन करके रखता है। इसका मतलब क्या हुआ, आई कैन एक्सप्लेन यू कि मतलब बफर का मतलब क्या होता है भाई। एक तरीके से एक ऐसा सॉल्यूशन, अगर मैं बाहर से कोई भी एडिशन करूँ किसी भी एसिड का या फिर बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का, भाई सिंपल तो वीक होगा तो उसका तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं सॉल्यूशन पर, एंड बिकॉज वो पहले से ही एक तो थोड़ा सा डिसोशिएट होता है, पार्शली डिसोशिएट होता है, ज़्यादा डिसोशिएट नहीं करता। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होता है, जो वीक बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बिकॉज वो फुली डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है, उसके आयंस फुली डिसोशिएट हो जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो इफेक्ट हो देखते हैं हम किसका देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का बेस का। मतलब अगर मैं बाहर से कोई सॉल्यूशन के अंदर, बफर सॉल्यूशन के अंदर बाहर से कोई एसिड डालती हूँ, स्ट्रॉन्ग या फिर स्ट्रॉन्ग बेस डालती हूँ, तो उसका पीएच चेंज होना चाहिए, सिंपल सी बात है। लेकिन बफर सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करता है, पीएच को बढ़ने से रजिस्ट करता है। ठीक है, वो होता है आपका बफर सॉल्यूशन। ठीक है जी। अब बफर सॉल्यूशन को पहचानना है कि कोई बफर सॉल्यूशन है या नहीं है। सो हमसे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बफर सॉल्यूशन का पीएच, पहले वाला पीएच क्या था। मान लो जो पहले उसका पीएच आ गया 10। ठीक है, अगर फिर मैं आफ्टर एडिशन ऑफ एसिड और बेस का भी उसका पीएच देखती हूँ और वो पीएच लगभग 10 के ही आता है, दैट मीन इट्स अ बफर सॉल्यूशन। उसके अंदर पीएच का कोई चेंजमेंट नहीं दिखा। ओके, सो पढ़ेंगे हम टाइप्स। इसके टाइप्स क्या होते हैं बफर सॉल्यूशन के। तो बफर सॉल्यूशन 2 टाइप्स का होता है। एक आपका होता है एसिडिक बफर और एक होता है आपका बेसिक बफर। ये 2 टाइप्स के आपके बफर होते हैं। जो एसिडिक बफर होता है वो बफर बना होता है वीक एसिड एंड इट्स साल्ट। मतलब वीक एसिड से और उसके साल्ट से। इसका साल्ट क्या होगा, इसका साल्ट क्या होगा, वीक एसिड का साल्ट होगा और आपका स्ट्रॉन्ग बेस का इसका साल्ट होता है। ठीक है, वो होता है आपका बफर सॉल्यूशन एसिडिक बफर। और अगर मैं वीक बेस ले लूँ प्लस में इट्स साल्ट ले लूँ, जिसमें क्या होगा, आपका वीक बेस होगा प्लस में स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वो एग्जांपल्स किसके होंगे, आपके बेसिक बफर के। ठीक है, अब वीक एसिड के लिए मैं एक एग्जांपल ले सकती हूँ आपके सामने, CH3COH एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए मैं आपके सामने ले सकती हूँ एक तरीके से NaOH ले लूँ। ठीक है, अब उनका साल्ट बना के दूँगी, जो साल्ट बन जाएगा CH3CONA। ठीक है, ये बन जाएगा साल्ट, इट्स कॉल्ड द एसिडिक बफर। इसका साल्ट मतलब ये आपका क्या होगा, एसिड होगा वीक बेस एसिड, और ये क्या होगा, इसका साल्ट होगा। ऐसे सिंपल इसका एग्जाम लेती हूँ तो वीक बेस में मान के चलती हूँ आपके सामने हो जाएगा NH4 ले लूँ, वीक बेस NH4OH, और साल्ट बन जाएगा आपका NH4Cl, है ना। ये आपका कैटाइन है, आपका अनाइन है। वो पता होगा साल्ट के अंदर मुझे निकालना है कि वीक एसिड बेस कौन सा है, तो कैटाइन अनाइन। मुझे यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, आपके H और OH आयन डालने पड़ेंगे। तो H आपका कहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा, आपका HCl पर, और OH हो जाएगा इस पर, तो NH4OH बन जाएगा आपका। ठीक है, बन जाएंगे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ये होते हैं 2 बफर आपके। ठीक है, समझ आया, टाइप्स ऑफ बफर समझ में आए। ठीक है, अब हम सीधे सीधे सब कुछ पढ़ते चलेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एसिडिक बफर के बारे में। क्या पढ़ेंगे, एसिडिक बफर की स्टडी करेंगे पहले हम। ठीक है, तो एसिडिक बफर की जब स्टडी करते हैं हम तो इसके अंदर हम 2 केसेस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 2 केसेस पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया आपका जो एसिडिक बफर होता है, आपका गाइस एसिडिक बफर होता है, वो एसिडिक बफर होता है तो वीक एसिड प्लस में उसका साल्ट जो होता है वीक एसिड का। ठीक है, तो साल्ट मांग चलिए, मैंने ये ले लिया। ठीक है, सोडियम साल्ट मैंने मांग चलिए, सोडियम एसिटेट मैंने इसका साल्ट ले लिया। ठीक है, और जो साल्ट है आपका वो है वीक एसिड, तो ये हो गया, और मैंने बेस लिया है NaOH। ठीक है, समझ में आया। तो मान लो चलो मैं पहला केस लेती हूँ। अगर मैं ये बफर है, ठीक है, स्टार्टिंग का, अब ध्यान रखते हैं हम क्वेश्चंस पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक बफर पर कुछ ना कुछ भी हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, बफर सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं या फिर कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा काम होता है पीएच निकालने का, है ना। क्योंकि हमें पता है कि पीएच हमें देखना है कि पहला पीएच बाद के पीएच में क्या सिमिलरिटीज आई भाई। ये तो था बफर सॉल्यूशन। अब यहाँ पर सिंपल हम निकालना सीख रहे हैं। एक तो निकालना सीखेंगे पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, फिर हम निकालना सीखेंगे पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन आफ्टर एडिशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं केस कि अगर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा एडिशन हो इसके अंदर। मतलब मांग चलो मेरे पास ना एक बीकर है, पहला केस हम लेके चलते हैं। फर्स्ट केस इज एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड।
ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का मैंने बीकर बना लिया। ठीक है, तो इसका सिंपल सी बात है, मेरे पास दो आए यहाँ पर। ये जो आपका स्ट्रॉन्ग, ये बफर सोल्यूशन था, मैंने कहा बफर सोल्यूशन किससे बना है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड से, एक तो सॉरी वीक एसिड से। ठीक है, वीक एसिड होगा तो जो कि आपका पार्शली डिसोशिएट होगा, और एक आपका साल्ट होगा। ठीक है, साल्ट को आपको पता होगा क्या होता है, फुली डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है, तो CH3CO नेगेटिव प्लस Na प्लस, ये हो गया आपका बफर सॉल्यूशन। ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ पर आप देखोगे कि H+ आयन ज़्यादा निकल के आ रहे हैं, इट्स मीन्स क्या हो गया, ये आपका एसिडिक बफर हो गया। सिंपल सी बात आगे समझ में आ गया, एसिडिक बफर क्यों कहते हैं, हम इसे एसिडिक बफर क्यों कहेंगे, बिकॉज हम एक तो पहली बात हम पढ़ रहे हैं एसिडिक बफर पढ़ रहे हैं। ठीक है, एसिडिक बफर के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, एक केस पढ़ रहे हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हम इसके अंदर मिलाते हैं। सबसे पहले हमें पता चला कि एसिडिक बफर से क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे H+ आयन आपके प्रेजेंट है। अब मांग चलो मैंने यहाँ पर क्या आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड इसके अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। स्ट्रॉन्ग एसिड मांग चलो मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर HCl। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा आपका, फुली डिसोशिएट होगा, तो एक H+ आयन क्लोरीन आयन आपका इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर आपका सिंपल में एक केस देखूंगी, इसके अंदर आप देखोगे जैसे कि मैंने एडिशन किया है Cl का इसके अंदर, तो आपका H+ आयन के अंदर Cl नेगेटिव आयन के अंदर आपका मॉलिक्यूल टूट गया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड आपके दोनों के अंदर डिसोशिएट हो गया। अब आपको पता होगा कि आपने देखा भी होगा, एक बात बताओ, यहाँ पर H+ आयन की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पर pH इंक्रीज होना चाहिए, बिकॉज हमें पता होगा pH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+ आयंस, तो यहाँ पर pH आपका इंक्रीज होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या होता है, जो H+ आयन से ज़्यादा आ जाते हैं ना, तो क्या करता है, आपने देखोगे यहाँ पे एक तरीके से या तो H+ आयन आपका Cl से चेंज होकर फिर से HCl बन जाए, जो कि होगा ही नहीं, क्योंकि क्या है आपका स्ट्रॉन्ग, आपका क्या है एसिड है, जो कि दोबारा इच्छा नहीं करता अपने पीछे जाने के लिए, मतलब वो एक बार डिसोशिएट हो गया तो हो गया, इसके अंदर वो स्टेबल फॉर्म है, डिसोशिएट होने के बाद वो दोबारा से एसोसिएट नहीं करेगा, तो रिएक्शन तो होगी नहीं। दूसरा केस है, अब H+ आयंस के ज़्यादा आपके रिलीज हो गए, तो वो क्या करेगा, जो आपके CH3 ये आपको देखोगे रिएक्शन कैसी है, आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो क्या करेंगे आप, जो H+ आयन की क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो गई, इसका मतलब होगा जो रिएक्शन हमारी चलती आ रही थी, कैसी रिएक्शन की CH3OH आपका चेंज होता जा रहा है CH3CO नेगेटिव H+ आयन के अंदर, अब वो रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, मतलब फॉरवर्ड होनी रुक जाएगी, आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी फॉरवर्ड रिएक्शन, एक तरीके से आप बताओ, यहाँ पर जब आपको दिख रहा है रिएक्शन के अंदर कि H+ की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, मुझे इंक्रीज नहीं करनी, तो अपने आप रिएक्शन फॉरवर्ड होनी बंद हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन अब बैकवर्ड जाएगी। अब बैकवर्ड के लिए H+ आयन चाहिए, तो जो फालतू के H+ आयन है, कुछ H+ आयन तो आपके क्या होंगे, इसके साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे फिर से, और ये आपके CH3OH आपके आयंस बनने स्टार्ट कर देंगे, एसिटिक एसिड आपको दोबारा से बनना स्टार्ट होगा, क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो सिंपल सी बात है, अगर H+ आयंस फिर से यूज़ होने स्टार्ट हो गए, इसका मतलब जो हमने इंक्रीज हुए, जो हमारे इंक्रीज हुए उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूज़ होने स्टार्ट हो गए पहले वाले के आयंस। ठीक है, तो तरीका आप ये पढ़ लो। ठीक है, या फिर एक तरीके से मान कर चलो, यहाँ पर एक तरीके से मैं ये भी कह सकती हूँ, यहाँ पर एक बात बताओ कि जब मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड आपका इन्वॉल्व किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका एक्सेस H+ आयंस आपके यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, तो जो एक्सेस H+ आयंस है वो आपको वो क्या करेंगे, CH3O के साथ मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे, जो कि साल्ट का है, और वो क्या करेंगे, आपकी अनडिसोशिएटेड फॉर्म जो कि एसिटिक एसिड बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका आंसर मैं कह सकती हूँ कि जो आपके एसिटिक एसिड है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल सी बात है, कुछ मॉलिक्यूल्स उसके इंक्रीज हो गए। अब जो एक्स है ना, वो पता क्या होता है, एक्स क्या होता है, मान के चलो आपके पास आयंस है, आयंस मतलब ये मान के चलो आप ये तरीके से मान के चलो कि आपने क्या किया, HCl इन्वॉल्व किया, तो HCl के जो मोल्स हो 1 मोल्स थे, तो ये भी 1 मोल होगा, ये भी 1 मोल होगा, और आपका ये भी 1 मोल होगा। ठीक है, सारे मोल्स को फुली डिसोशिएट हो गए। तो एक बात बताओ कि जो H+ आयंस है, जो भी यहाँ 1 मोल है, तो जो आपके रिएक्ट होंगे यहाँ से, ठीक है, तो 1+1 मोल तो यहाँ पर रिएक्ट होकर जाएगा आगे भी। जो फालतू हैं भाई, सिंपल तो रिएक्शन हो ही देती है, तो इक्विलिब्रियम था ही, लेकिन जो फालतू मोल्स होंगे आपके, जो फ़र्क डालेगा इस पर पीछे रिएक्शन करने के लिए, वो क्या होंगे, 0.1 मोल ही तो होंगे, जो जिसको मैं क्या कह सकती हूँ, आपकी एक्स क्वांटिटी भी आपके सामने मैं कह सकती हूँ उसको। ठीक है, तो एक तरीके से मुझे समझ में आया है, यहाँ पर मैं कह सकती हूँ, वो बताओ, ये आपको मान लो C कंसंट्रेशन, इसकी भी C कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ आपके पार्टिकल्स निकले होंगे, मान लो इसकी C कंसंट्रेशन, यहाँ पर भी C कंसंट्रेशन। ठीक है, सोड जो आपको सोड की इसकी C कंसंट्रेशन इसकी, ठीक है, लेकिन जो आपके ये हैं CH3, ये मान लो आपको C1 कंसंट्रेशन के थे। ठीक है, ये तो आपको डिसोशिएट नहीं होंगे, ये फुल डिसोशिएट हो जाएंगे, तो C ये आपको C1 कंसंट्रेशन है, तो C1 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज होगी, H+ आयंस के बराबर इंक्रीज होगी। सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि CH3CO नेगेटिव आयंस है, वो क्या करने स्टार्ट करें, रिएक्ट करना स्टार्ट करें H+ आयंस के साथ, तो बनाना क्या स्टार्ट कर रहे हैं, आपके CH3
मतलब उल्टी रिएक्शन होनी स्टार्ट होगी बिकॉज ऑफ एक्सेस H प्लस आयंस। तो आपको मैंने समझ में आया भाई एक्सेस कितना था, वो 0.1 आयन थी, तो पहले तो इक्विलिब्रियम में था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन थी आपकी। लेकिन जैसे ही आपने बाहर से 0.1 मोल आपके HCl के मॉलिक्यूल्स मिलाए आपने, तो फर्क डाला जब एक्सेस हुआ। इसका मतलब जो फालतू वही तो रिएक्ट करके फिर से इक्विलिब्रियम में आना चाहेंगे, तो 0.1 मोल इसके रिएक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो उसकी C1 कंसनट्रेशन थी इसकी, ठीक है, आपकी यहाँ इसकी जो इसकी कितनी कंसनट्रेशन है, CH3O है, इसकी कंसनट्रेशन कितनी C थी, ठीक है, मतलब वो कितने मोल्स के H प्लस के आयन से रिएक्ट करेगा, 0.1 मोल। तो इसके भी 0.1 मोल ही निकलेंगे यहाँ से इसकी कंसनट्रेशन में से। और जब भी आपके कितने बने, इसकी कंसनट्रेशन पहले भी C1 थी और फिर उसके बाद 0.1 मोल और आ रहे हैं बनने के लिए, तो 0.1 इतनी इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है। तो इस तरीके से मैं कह सकती हूँ कि जो आपके एसिटिक आयन है उसकी कंसनट्रेशन डिक्रीज होगी और जो एसिटिक एसिड है उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी, ठीक है, एक तरीके से समझ आया। फिर डायरेक्ट समझ लो कि एसिटिक एसिड आपका इंक्रीज हो जाएगा, CH3COOH आपका इंक्रीज हो जाएगा और CH3O नेगेटिव डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, आपके आयंस डिक्रीज होंगे, क्योंकि ये आपके रिएक्ट होकर फिर से इसे बदलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आया समझ। तो मैं कह सकता हूँ जो वीक एसिड है आपका वो क्या होगा, आपका +X इंक्रीज हो जाएगा और एसिटिक एसिड है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। साल्ट आपका डिक्रीज हो जाएगा और आपका एसिड इंक्रीज हो जाएगा, आया समझ में। चलो अब एक नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं। अगर मैं पे क्या करूँ, यहाँ पर एडिशन कर दूँ किसका, स्ट्रॉन्ग बेस का, अगर मैं इस पर क्या कर दूँ, एडिशन कर देती हूँ। सेकेंड केस के लिए हम इसको पढ़ते चलेंगे। तो मान चलो मेरे पास क्या है, एक बीकर है, मतलब एसिडिक बफर के अंदर हम स्ट्रॉन्ग बेस एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा मैंने लिखा है, पॉइंट लिख रखा है, पॉइंट क्या लिख रखा है, दिस इज द पॉइंट दैट आई हैव रिटन हियर, कि अगर इसको बफर सॉल्यूशन बनाना है, मतलब अगर ये बफर बनना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो H प्लस आयंस इसके अंदर एक्सेस में आ रहे हैं वो क्या हो जाने चाहिए, यूज़ हो जाने चाहिए पूरे पूरे, जिससे उसके pH पर फर्क ना पड़े, क्योंकि अगर pH पर फर्क पड़ने लगेगा तो फिर तो वो बफर सॉल्यूशन रहेगा नहीं। अगर मुझे बफर सॉल्यूशन बना के रखना है तो जो एक्सेस H प्लस आयंस है वो कैसे ना कैसे करके यहाँ से हटाना होगा, तो हटा के सकती हूँ मैं यहाँ पर जो H प्लस आयंस है जो यहाँ से निकल के आए हैं उसके मोल्स को क्या करूँ, फिर से अनडिसोसिएटेड फॉर्म में जो कि आपकी CH3OOH है इसके अंदर चेंज करना स्टार्ट कर दूँ, तो आपको क्या बन जाएगी, आपकी अनडिसोसिएटेड फॉर्म हो जाएगी, H प्लस आयंस आपके यूज़ हो जाएंगे, जिसका आंसर से पूरे बफर के pH पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ में यहाँ पे लिख रखी है कि शुड बी फिनिश्ड, जिससे pH का सेम रहेगा, इससे इसका pH सेम रहेगा, ठीक है जी। अब इसका हम नेक्स्ट केस पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इन एसिडिक बफर, स्ट्रॉन्ग बेस इन एसिडिक buffer, okay, let's study it।